नोट करिए। ये पढ़ा दिए हैं, कल बताए थे, क्या बताए थे? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बताए थे। ये देखिए, ये क्या चीज है? ये देखिए, कल ये न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताए थे, डीएनए पढ़ा रहे थे और डीएनए में बताएंगे अभी, ठीक है ना? ये जो आनुवंशिक आणविक आधार या वंशागत का आणविक आधार जो चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर में जो डीएनए है, उस डीएनए से ये रिलेटेड सवाल है। और ये आपके यूपी बोर्ड से ले करके जितने भी प्रतियोगात्मक परीक्षाएं, जैसे मान लीजिए आपको इंटर पास करने के बाद या इंटर में पढ़ रहे हैं, अपीयरिंग में यदि फार्म डालेंगे, बीएससी नर्सिंग का है, जीएनएम का है, एनएम का है, चाहे एक्सरे टेक्नीशियन है, चाहे बीसीजी टेक्नीशियन है, चाहे एनडीए है, चाहे किसी भी एग्जाम में बायोलॉजी के सवाल आते ही हैं, या जो भी प्रशासनिक सेवाएं हैं उसमें भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बायोलॉजी के। तो ये आपका 12 से रिलेटेड है। कक्षा 12 में जो पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ाया गया है कि वंशागत का आणविक आधार, तो वंशागत के आणविक आधार में आपको डीएनए बताया गया है और उस डीएनए में न्यूक्लियोटाइड बताया गया है और न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे है वो बताया गया है। तो डीएनए में जो पाया जाता है उसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे, और जो आरएनए में पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? आपको बताया गया है डीएनए अभी, लेकिन उसी से रिलेटेड आरएनए होगा। तो आरएनए में क्या पाया जाएगा? आरएनए में देखिए, आरएनए में क्या पाया जाएगा? राइबोन्यूक्लियोटाइड। जैसे डीएनए में क्या पाया जा रहा है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो आरएनए में क्या पाया जाएगा? राइबोन्यूक्लियोटाइड। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आरएनए पढ़ाएंगे अभी, लेकिन इस प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान दे लें, तब उसको हम आगे चलेंगे। राइबोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। देखिए, डीएनए में पाया जाएगा तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, और आरएनए में पाया जाएगा तो राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए का पूरा नाम आप जान ही चुके हैं कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, तो आरएनए का पूरा नाम क्या होगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या हो जाएगा? राइबोन्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। तो ये प्रश्न पर अभी चलेंगे। जस्ट प्रश्न आप लोग सोचते रहिए, क्योंकि जो लिखवाया है उसी से रिलेटेड प्रश्न है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल, अब उसका पूरा नाम क्या बताया है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब देखिए, तो आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड पाया जाएगा राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड तो आपको पढ़ाया गया है, जैसे बताए हैं आइडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटोडिन, थाइमिडीन, ये सब बताए गए। न्यूक्लियोसाइड भी बताया गया है, जब उसमें फास्फेट जोड़ रहे हैं तो मोनोफास्फेट बोल रहे हैं, गुआनोसिन मोनोफास्फेट बोले हुए हैं, आइडिनोसिन मोनोफास्फेट बोले हुए हैं, और उसके बाद होता है साइटिडीन मोनोफास्फेट है, थाइमिडीन मोनोफास्फेट है। तो उसी से रिलेटेड ये आइडिनोसिन है। तो आइडिनोसिन दे रहा है कि नाइट्रोजनीय कार्बनिक समाचार है। ये नाइट्रोजनीय कार्बनिक समाचार नहीं है, क्योंकि यहां से जो होता है या तो बेस शुगर से मिलेगा या तो बेस शुगर फास्फेट से मिलेगा। तो यहाँ तो फास्फेट नहीं ना है, नहीं। तो जब फास्फेट नहीं है तो यह न्यूक्लियोसाइड होगा। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या पूछा है? आइडिनोसिन क्या है? तो आइडिनोसिन नाइट्रोजनीय कार्बनिक समाचार तो होगा नहीं, क्योंकि समाचार तो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन होते हैं। तो ये इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ये पहले छांट लेंगे। राइबोन्यूक्लियोसाइड, तो राइबोन्यूक्लियोसाइड को भी हम छोड़ रहे हैं, आगे देख रहे हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ फास्फेट नहीं दिया हुआ है, इसलिए यह ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड,
ये टाइड होना चाहिए राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो राइबोन्यूक्लियोटाइड तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें भी फास्फेट जोड़ना पड़ेगा, तो मोनोफास्फेट हो जाएगा, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत हुआ। और आरएनए से रिलेटेड है तो राइबोन्यूक्लियोसाइड। बात क्लियर हुई सर? आइडिनोसिन पढ़ी हो, आइडिनोसिन निकालो कॉपी में। आइडिनोसिन क्या है? आइडिनोसिन देखो कॉपी में लिखवाया गया है। आइडिनोसिन क्या है पहले कॉपी में देखो। आइडिनोसिन, आइडिनोसिन देखो। अभी आप आरएनए के बारे में तो पढ़ा। अरे पहले डीएनए में देखो ना, आरएनए की चिंता छोड़ो, दोनों भाई हैं, दोनों एक जैसे रहेंगे। तुम सिर्फ जो है डीएनए देखो, डीएनए में आइडिनोसिन लिखवाया गया होगा न्यूक्लियोसाइड में, लिखवाया गया। डीएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोसाइड। हाँ, तो हेडिंग देखो। एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, वानोसिन का डीऑक्सी वानोसिन, साइटोसिन डीऑक्सी साइटोसिन, साइटोडिन डीऑक्सी साइटोडिन, और थाइमिन या थाइमिडिन का डीऑक्सी थाइमिन। हाँ, जब वो लिखवाया गया है तो उसमें मोनोफास्फेट जोड़ दिया तो न्यूक्लियोटाइड बन गया। तो जो डीएनए में होगा वही आरएनए में होगा। बात समझ रहे हैं? जो डीएनए में होगा वही किस में होगा? आरएनए में होगा। लेकिन आरएनए में एक अंतर है कि आरएनए में जो नाइट्रोजनीय समाचार पाई जाएगी, जो प्यूरिन्स पाया जाएगा, जो पिरिमिडिन पाई जाएगी, तो आरएनए में क्या पाया जाता है? एडेनिन पाया जाएगा, दोनों में पाया जाएगा। उसमें भी एडेनिन पाई जाएगी, इसमें भी क्या पाई जाएगी? एडेनिन पाई जाएगी। तो एडेनिन पाया जाएगा और क्या पाया जाएगा? ग्वानिन पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन आरएनए में थाइमिन के जगह पर, जो डीएनए में थाइमिन है उसके जगह पर क्या पाया जाएगा? यूरेसिल पाया जाएगा। और साइटोसिन तो हो गई, तो एडेनिन यूरासिल के साथ जोड़ा बनाएगा, लेकिन डीएनए में एडेनिन थाइमिन के साथ जोड़ा बनाएगा। और बांड वही होगा, यहाँ बांड डबल हो जाएगा, यहाँ बांड ट्रिपल हो जाएगा। तो कोई अंतर नहीं है। आरएनए में सिर्फ एक अंतर है ये, और भी अंतर है कि इसमें जो शर्करा पाई जाएगी राइबो, जिसे डीऑक्सीराइबो शर्करा है, तो इसमें राइबो शर्करा पाई जाएगी। तो यही तो अंतर है। लेकिन जो न्यूक्लियोसाइड है, तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किससे होता है? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण आपको किससे बताए हैं? बेस और शुगर से बताए हैं। किससे होता है? बेस और शुगर से। तो यहाँ मोनोफास्फेट तो जुड़े नहीं है, तो जब मोनोफास्फेट नहीं जुड़े हैं तो ये जो होता है नाइट्रोजनीय कार्बनिक समाचार तो होगा नहीं, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड तो होगा नहीं, क्योंकि राइबोन्यूक्लियोटाइड होगा तो मोनोफास्फेट जोड़ देंगे, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड भी नहीं होगा क्योंकि मोनोफास्फेट जोड़ेंगे, तो ये नहीं होगा। इसलिए ये ऑप्शन राइबोन्यूक्लियोसाइड। तो आइडिनोसिन क्या है? आइडिनोसिन है राइबोन्यूक्लियोसाइड। और ये देखिए आपको यहाँ बताया जा रहा है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। और ये जब बीएससी कर लेंगे, एमएससी कर लेंगे, बीएड कर लेंगे, पीजीटी के एग्जाम में, टीजीटी के एग्जाम में, आपके जितने भी मेडिकल संबंधी एग्जाम है या अदर एग्जाम है, उनमें भी ये सवाल पूछा गया। इसीलिए बताना जरूरी है। और कॉपी दिखाइए, पहले नोट दिखाइए अपना, कि हम देख लें कि उसमें क्या लिखवा है। तो ये स्पष्ट लिखवा दिए हैं, डीऑक्सी आइडिनोसिन मोनोफास्फेट स्पष्ट लिखाया गया है। तो जब मोनोफास्फेट जोड़ देंगे, देखिए साफ लिखाया गया, कॉपी में फ्रेश लिखी हुई है कि डीऑक्सी आइडिनोसिन मोनोफास्फेट। तो जब मोनोफास्फेट जोड़ेंगे, अगर आरएनए रहेगा तो यहाँ लिखेंगे डीऑक्सी लिखे हैं, तो डीऑक्सी, तो वहां जो होता है आरएनए को राइबोज लिखेंगे। यस सर, समझ में आ गया। तो राइबोज आइडिनोसिन मोनोफास्फेट लिख देंगे, राइबो लिख देंगे, राइबो लिखेंगे, राइबो आइडिनोसिन मोनोफास्फेट लिखेंगे। और मोनोफास्फेट हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। तो इसलिए ये क्या हो गया? राइबो न्यूक्लियोसाइड। अब यहाँ देखो, यहाँ भी लिखे हैं आइडिनोसिन। तो आइडिनोसिन क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड है। अगर यदि यह डीऑक्सी लिखा है तो डीएनए, अगर यहाँ राइबो लिखा है तो क्या हो जाएगा? आरएनए। तो इसीलिए क्या हो गया? राइबोन्यूक्लियोसाइड। कॉपी में तो स्पष्ट लिखा दिया। और बोर्ड के परीक्षा में ये पूछा गया है कि डीएनए में पाई जाने वाली न्यूक्लियोटाइड का नाम बताइए। 4 न्यूक्लियोटाइड का,
तो ये चारों न्यूक्लियोटाइड लिख देना। और यदि परीक्षा में पूछ रहा है कि डीएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोसाइड का नाम बताइए, आरएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोसाइड का नाम बताइए, आरएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड का नाम बताइए, तो ये लिख देंगे। आप नोट बनाते रहिए क्योंकि क्वेश्चन हम करा रहे हैं, क्वेश्चन बड़ा मॉड्यूल। और ये क्वेश्चन को जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे कोई भी यूनिवर्सिटी में ये परीक्षा कराने के लिए, जैसे CUT है तो वहाँ भी तो दे रहा है, तो ये हर जगह बड़ा ये महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए इसको क्वेश्चन को मैंने कराया। लॉन्ग चैप्टर है लेकिन उसके आंसर पढ़ाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन इससे तो कराएंगे, एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं। देखिए ये समझ में आ गया? नोट कर लिए हैं? तो इसको नोट कर लीजिए। और ये सवाल जब पढ़ा दिए तो कभी गलत होने वाला नहीं है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल दे रहे हैं, थोड़ा सा बायोलॉजी का है, जो पढ़ाया गया है उससे करा रहे हैं कि इससे आपको फायदा होगा। जैसे लिख दिया ये श्रमिक, लिख दिया श्रमिक, श्रमिक आप भी लिख लीजिए श्रमिक, नोट करते रहिए श्रमिक, श्रमिक मधुप। और बड़ा मधुप से सवाल बोर्ड वाला मधुप पर इस समय जो है आ गया, 2 साल से सवाल उठा रहा है, 24 में भी उठाया, 25 में भी उठाया, तो हम क्यों ना 26 में बनाए, उसी से रिलेटेड सवाल बनाएंगे। श्रमिक मधुप, इसको क्या कहेंगे? मधुप को क्या कहेंगे? मधुमक्खी, मधुमक्खी कहेंगे। बहुत अच्छा सवाल यह भी है आपके परीक्षा से संबंधित और कंपटीशन से। श्रमिक मधुप में गुणसूत्र की संख्या होती है, गुणसूत्र की संख्या होती है। श्रमिक मधुप में गुणसूत्र की संख्या होती है, गुणसूत्र की संख्या होती है। श्रमिक का मतलब जो का अब बताएंगे बिटिया, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे इतना चिंता कर देना कि हड्डी मछली सब लोग जला रहे, ठीक ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम बताएंगे, ठीक ना। श्रमिक मधुप क्वेश्चन भी देखिए, ये क्वेश्चन अभी कहीं नहीं बना है, इस क्वेश्चन को हम बनाए क्योंकि बोर्ड वाला बना दिया कि नर मधुप, मादा मधुप, तो हमने बना दिया कि श्रमिक मधुप में बताइए। तो नया नया क्वेश्चन बना रहा है तो हम भी नया क्वेश्चन बनाए, 2 बार बना दिया तो हम बना दिए कि चलिए श्रमिक मधुप में पूछ दे, अब यही बचा है इसमें। तो श्रमिक मधुप में गुणसूत्रों की संख्या होती है। पहला इसको समझाएंगे, कैसे समझाएंगे? पहला मैं लिख दिया 16, पहला लिख दिया 16, दूसरा लिख दिया 32, तीसरा मैं ऑप्शन लिखा, तीसरा ऑप्शन लिखा, 16 हो गया, 32 हो गया, इसके बाद लिखा 8 लिखा, इसके बाद लिखा चौथा ऑप्शन में लिखा 14 लिख दिया। बहुत अच्छा सवाल। श्रमिक मधुप में गुणसूत्र की संख्या होती है। मधुप माने मधुमक्खी, तो मधुमक्खी कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है, एक नर, एक मादा, एक श्रमिक। हाँ, एक होता है नर, राजा होता है, ये राजा है। रानी मधुमक्खी होती है। हाँ, एक राजा है, एक रानी भी, लेकिन बेचारा ये बदनसीब है, ये बदनसीब है। क्यों सर जी? इसलिए बदनसीब है कि इसका एक ही काम है कैलकुलेशन करना, मैथुन करना। उसके बाद रानी इसको लखदवा करके अपने सैनिक से छत्ते से खदेड़ देती है और खदेड़ करके मरवा देती है, तो ये बेचारा खत्म, इसका काम खत्म। ये बहुत जो है, इसकी जिंदगी जो है बहुत चौपट है। और एक और बात है, ये बेचारा बिना निषेचन का बनता है, न नर न मादा, अपने आप बनता है, निषेचन रानिया से बनता है, लेकिन रानी इसको तिरस्कार कर देती है। तो ये राजा बेचारा किसी काम का नहीं।
लेकिन इसको एक और नाम कहते हैं ड्रोन। जो ड्रोन तहलका मचाया हुआ है ना, यस सर। अफवाह फैल रही है कि ड्रोन आ गया, ड्रोन आ गया, ड्रोन आ गया। अरे भाई ड्रोन कहाँ आ रहा है? ये नर ड्रोन, नर ड्रोन, नर मधुमक्खी में जो रहता है उसको क्या बोलेंगे? ड्रोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्रोन। ड्रोन। ये बेचारा ड्रोन है। और एक होती है रानी, वो केवल अंडा देने का काम करती है, मलाई खाती है, शाही जेली खाती है, और उसको जो होता है श्रमिक मधुमक्खी ला करके खिलाती लाती है, सेवा करती है, पंखा भी डोलाती है। पता ये उसको सारी सेवा रानी के लिए होता है। तो एक है रानी मक्खी, और बड़ा बोर्ड के परीक्षा में यहाँ से सवाल उठा रहा है। रानी मधुमक्खी, रानी मधुप, और क्या है? श्रमिक। एक श्रमिक सेवा करता है, पैर दबाता है, मुड़ी दबाता है, सब चीज दबाता है, तेल और कुल लगाने का काम करती है। और बढ़िया बढ़िया जितना चीज होता है, बढ़िया भोजन, वह जो होता है श्रमिक इसको खिलाने का काम करती है। बाकी खराब भोजन है वह अपने लेती है और नर को देती है। सबसे अच्छा भोजन इसी को बोला जाता है, जिसे शाही पनीर का नाम सुन ले हो, शाही स्नान का नाम सुनेंगे। सब स्नान कर रहे हैं, लेकिन आपके स्नान में शाही नहीं लगेगा। वो जो वीआईपी लोग हैं वो शाही स्नान करते हैं, जो महात्मा लोग हैं। हम लोग केवल स्नान करते हैं। वो भी जल्दी हाँ, हम लोग स्नान करते हैं, कितनों शैम्पू लगा लें, कितनों साबुन लगा लें, 1 घंटा लगा लें, तब भी हमको शाही नहीं कहा जाएगा, स्नान कहा जाएगा। और इसमें भोजन करते हैं, लेकिन यदि ऋषि महर्षि भोजन करेंगे तो उनको कहा जाएगा शाही भोजन। हम भोजन कर लें, उनसे बढ़िया भोजन करेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि हम भोजन कर रहे हैं। जहाँ शाही कहे तो मीडिया वाले फेर में पड़ जाएंगे, अरे इसको कैसे शाही है, वो बांट दिया गया। तो वही हाल है, रानी के लिए जो भोजन होगा शाही भोजन, वीआईपी क्वालिटी का होगा। वो फटाफट घोटेगी, ठीक ना, वो फटाफट घोट लेगी। कूच करके भी दिया जाता है, कूच करके उसके मुंह में डाल दिया जाता है, ठीक ना। रानी मधुप, रानी मधुप है। और एक होता है श्रमिक, श्रमिक मधुप। और ये बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया, श्रमिक मधुप। और देखिए इसमें कई तरह के होते हैं। एक रानी को पंखा डोलाने वाला होता है, एक रानी को जो होता है ये जो होता है, जो छत्ता होता है उसकी सफाई करने वाला होता है, वातानुकूलित होता है, एयर एसी लगाने का काम करता है। और एक जो होता है वह हमेशा छत्ते की देखभाल करता है, सैनिक होता है, सैनिक। तो ये जो होते हैं कई तरह के होते हैं। तो रानी मधुप, श्रमिक मधुप और नर। अब रह गई बात गुणसूत्र की संख्या। भाई श्रमिक मधुप इसमें तो पूछ चुका है, देखिए नर में पूछ चुका है, 24 में आया। नर में गुणसूत्र की संख्या 24 में पूछ चुका है। 24 में आया कि नर मधुप में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। आप अच्छी तरह जान रहे हैं। रानी मधुप में अति लघुत्तरी में प्रश्न आया 25 में, 25 का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे बोर्ड वाला, तो उसमें रानी मधुप में दिया है। तो ये बच्चे याद कर लिए 32। लेकिन हमने सोचा कि भाई कहीं श्रमिक मधुप पर न बना दे, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को ढूंढ करके लाया कि श्रमिक मधुप में कितना होगा। तो क्या होगा? 14 क्वेश्चन है ना बजदार, तो क्वेश्चन बजदार है तो भाई श्रमिक में भी देख लिया जाए। तो इसका जो होता है ये बेचारा तो सबसे भिन्न है, ये तो भिन्न है, उसका एकदम भिन्न है। 16 पाया जा रहा है, रानी में 32 पाया जा रहा है। तो रानी की सेवा जो करेगा, रानी की सेवा करेगा तो रानी जैसे होगा, लेकिन कपड़ा भले भिन्न होगा लेकिन सेम होगा। वो तो वर्कर है, पराकड़ का रस, पराकड़ से रस चूस करके लाएगा, फूलों से रस चूस लाएगा, छत्ता बनाएगा, मधु इकट्ठा करेगा, और रानी बैठ करके केवल अंडा देने का काम करेगी, भोजन खाती रहेगी। बड़ी होती है रानी। तो ये क्या करेगा, जब रानी जैसे यह भी है लेकिन रानी का कार्य नहीं करती है, तो इसका गुणसूत्र भी क्या होगा? सेम होगा।
सेम होगा 32 तो ऑप्शन में 32 दिया है। ऑप्शन में 32 दिया है तो 32 हम लोग बड़े प्रेम से लगा देंगे। तो उसका भी ऑप्शन वही होगा। हाँ सर एक नॉर्मल मधुमक्खी रानी कैसे बन जाती है? हाँ, रानी कैसे बनती है? तो इस श्रमिक में से कोई वीआईपी बन जाएगा, इसी में से कोई वीआईपी हो जाएगा तो राजा बन जाता है। राजा थोड़े स्पेशल पैदा होकर के आता है, ठीक ना? हम ही लोगों में से बनता है, उसी में से वो बन गया। दोनों का चुनाव होता है क्या सर? हाँ, इन लोगों का चुनाव भी हो जाता है। ये सब कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर चर्मकार है, चमार है, अहिर है, सब बांटा गया या ना। लेकिन जन्म तो हुआ तो उसका पूछा जाएगा, बच्चे का जन्म हुआ, बोलने लगा तो पूछा जाएगा कि किस जाति के हो। तो अपने पापा से जाके धीरे से जब बोलने लगे कि हम क्यों ना जात का है, तो के बतावल कि तू अहिर हुए, चमार हुए, भर हुए, नोनिया हुए। ये तो यहाँ पता चला ना। यस सर। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन पर चल रहा है। इतना क्लियर हो गया, आज गलती नहीं करेंगे। देखिए कितने क्वेश्चन बन गए। नहीं होगा। नर मधुप में गुणसूत्र की संख्या 16, मादा मधुप में गुणसूत्र की संख्या 32। मधुप हम इसलिए कर रहे हैं कि एनसीईआरटी मधुप दे रही है। मधुमक्खी नहीं। हाँ, मधु मने मधुमक्खी परागण, मधुप यानी जो मिठाई का परागण होता है, जो मधु लाती है, परागण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन करें, गलत नहीं ना होगा। अब सवाल ये है, चलिए यहाँ से सवाल देखिए बदल रहे हैं। चलिए अभी बहुत सवाल करेंगे, कुछ सवाल कराएंगे। देखिए, श्रमिक मधुप मधुमक्खी में, हाँ, श्रमिक मधुप मधुमक्खी है, क्या है? तो पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे नर, दूसरा लिखेंगे मादा, तीसरा लिखेंगे दोनों, चौथा लिखेंगे नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कितना अच्छा सवाल, इतना अच्छा सवाल। और ये सवाल अगर कहेंगे कि ये सवाल कहाँ पूछा गया, तो ये सवाल आपके यूपी बोर्ड में दिया है, यूपी बोर्ड के सिलेबस में दिया है, लेकिन पूछा कहाँ है? टीजीटी, पीजीटी, जो टीचर वाले एग्जाम होते हैं, जो मेडिकल वाले एग्जाम होते हैं, उनमें ये सवाल बनाया। तो चलिए, ये अभी दे दिया कि श्रमिक मधुप है, नर है, मादा है, दोनों है, इनमें से कोई। तब आप लोग ऑप्शन लगाइए इसमें। सर जब गुणसूत्र 32 है तो रानी मधुमक्खी मादा है। तो ठीक, क्लियर ऑप्शन हुआ, मादा है, मादा। क्या है? मादा है। अरे भाई, रानी जैसे है लेकिन सेवा का काम कर रही है, तो ये मादा हो गई। तो सर बस उसमें एक ही लड़का होता है। हाँ, हमें पता ही, ये कहीं थोड़े हो, देश भर का हुई तो दुनिया में एक ही आदमी है। तो नहीं सर, हाँ, बहुत सारे लोग हैं। तो उसमें जो मादा होगा, हाँ, मादा नहीं, होगा, नर होगा नहीं होगा। नर होगी। हाँ, चलिए। नर होगा सर, तो वो क्या करेगा उसमें? हाँ, उसका क्या काम होगा? अरे नर रहेगा, अब मादा रहेगी तभी मादा बनेगा, नर बनेगा। तो बहुत सारा, हाँ, बहुत सारा बनेगा। बहुत सारी। अरे अपने यूज के लिए ना नर बनना है, वो किसके लिए रखी है रानी? केवल कॉपुलेशन के लिए रखी है, निषेचन के लिए। उसका काम हो जाएगा लक्ष्य। इसीलिए अब देखिए, अब एक और बात समझ लीजिए, ये क्लियर हो गया। अब इसके दिमाग में जो सवाल चल रहा है, उस सवाल को भी क्लियर करें। आपके शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 32। सर मधुमक्खी में हाँ, तो तोरो शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितना हो गया? 46। 32 मत याद रखिए, 46। ठीक ना? तो हम यहाँ लिखेंगे नर मधुप। ए लड़की, ध्यान से सुनना, नर मधुप
और इधर लिख दे रहे हैं मादा मधु, अगले 14 तक मादा मधु। क्लियर हो गया? तो नर को क्या बताए हैं? गोला बना करके 3 लगा दीजिए। मादा को क्या बताए हैं? गोला बना करके प्लस लगा दीजिए। तो नर मादा को क्लियर हो गया। अब रह गई बात, ध्यान से सुनना। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 16। आप पे गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। और इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 32। तो नियम यह है कि जब गुणसूत्र की संख्या 32 है तो यहाँ क्या चलेगा? अर्धसूत्री विभाजन चलेगा। यहाँ क्या चलेगा? अर्धसूत्री विभाजन चलेगा। और अर्धसूत्री विभाजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलिए, अर्धसूत्री विभाजन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मियोसिस। मियोसिस डिवीजन क्या है? अब देखिए यहाँ क्या बनेगा? युग्मक बनेगा। क्या बनेगा? कोई दिक्कत? आधा आधा कर दे। 16 कर दीजिए। हाँ 16 कर दे रहे हैं। 16। अब देखिए, अब यहाँ क्या होगा? यहाँ ध्यान दीजिए, ये बोर्ड के परीक्षा में आ चुका है। इसको एप्लाइड डिप्लाइड कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये बोर्ड के परीक्षा में आ चुका है, एप्लाइड डिप्लाइड, और इसको कई बार बता चुके हैं। सवाल इस पर हल करने के लिए मैं बता। यहाँ कौन सा डिवीजन चलेगा? समसूत्र। कौन सा चलेगा? समसूत्र विभाजन। तो समसूत्र विभाजन का मतलब हम क्या बताए? समसूत्र विभाजन का मतलब हम क्या बताए हैं? कि बराबर रहेगा। 16 हो गया ना? 16 और ये 16 से ये 16 मिलेगा तो क्या बन गया? 32। क्या बन गया? और 32 से क्या बन गया? मादा। और ये क्या बन गया? ये बन गया। इसका तो निषेचन करवे नहीं करेगा। तो इसको जो होता है नर का विकास हुआ, और इसी नर को क्या कहेंगे? ड्रोन कहेंगे। और इसे क्या बना? मादा। क्या क्या बना? रानी बनी। रानी बनी। और क्या बना? ए बालक ध्यान से रहिए। यहाँ ध्यान दीजिए, रानी बनी और श्रमिक बना। तो रानी में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई? 32। श्रमिक में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई? 32। ये किससे बना? ये बना निषेचन से। ये क्या हुआ? निषेचन। और ये यहाँ क्या हुआ? अनिषेचन। पार्थिनोजेनेसिस अनिषेचन। बहुत अनिषेध। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। पार्थिनोजेनेसिस। क्लियर हो गया? तो नर का विकास किससे होता है? अनिषेक जनन से। और जो रानी और श्रमिक बनते हैं उसका विकास किससे होता है? निषेचन से, फर्टिलाइजेशन। तो सवाल तो पूरा मधुमक्खी पर क्लियर कर दिया। अब तो यहाँ से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और इसको कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहेंगे हेप्लायड डिप्लायड मैथाइलिन। डिप्लायड मैथाइलिन। डिप्लायड मैथाइलिन। और ये परीक्षा में पूछा गया है। और हिंदी में क्या कहेंगे? अगुणित द्विगुणित। अगुणित द्विगुणित क्रिया।
तो सवाल पर बता दिए इसका। सर अब अनिषेक जनन का इंग्लिश क्या लिखें? पार्थिनोकार्पी या पार्थिनोजेनेसिस। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पर चल रहे हैं। सर स्कूल नहीं जाएंगे। टाइम का हो गया। 55। चलिए 55 हो गया। तो एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं। ये मिटा दे, ये हो गया है ना। चलिए आगे। अब ये जो है गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पर चल रहे हैं। अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। सर संडे को आए हैं। हैं? संडे को। बताएंगे, अभी तो आएगा तो बताएंगे। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। हाँ चलिए क्वेश्चन एक और लिया जाए। डीएनए खत्म हो चुका है। चलिए और भी लिख लीजिए, प्रश्न लिखिए। डीएनए में पाए जाने वाले डीएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोसाइड नोट करते रहिए। न्यूक्लियोसाइड A1 न्यूक्लियोटाइड का नाम लिखिए। न्यूक्लियोटाइड का नाम लिखिए। न्यूक्लियोटाइड का नाम लिखिए। ये अभी क्वेश्चन हो गया। ये अभी क्वेश्चन चलिए अगला प्रश्न। ये अतिलघुतरी प्रश्न है। ये अतिलघुतरी प्रश्न। अगला प्रश्न लिखिए। ग्वानिन एवं साइटोसिन, ग्वानिन एवं साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बांड पाए जाते हैं? कितने हाइड्रोजन बंद पाए जाते हैं? ग्वानिन साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंद पाए जाते हैं? चलिए ये देखिए, ये भी नोट कर लीजिएगा। और एक और प्रश्न दे रहे हैं। एक और प्रश्न, डीएनए का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपके बोर्ड के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको दिए गए और भी आगे कराए जाएंगे। डीएनए का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो और भी प्रश्न बचे हुए हैं जिनको आगे कराया जाएगा और पढ़ा करके इसको कराया जाएगा। तो बस आज इतना ही। फिर अगले